आज का टॉपिक है हमारा इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ राइट्स। ठीक है, देखिए हमारा दो सिस्टम था ना, एक नीज और एक रायती सिस्टम। तो नीज सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, नीज सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रायती सिस्टम के बारे में। और रायती सिस्टम का यहाँ पे पूरा नाम तो नहीं दिया हुआ है टॉपिक में, एकदम हेडिंग में, लेकिन बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं अब रायती सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। और सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि राइट्स का मतलब होता है पीजेंट्स, फार्मर, उसी से हमारा वर्ड निकला है रायती सिस्टम। ठीक है, जानते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अंडर द रायती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द राइट्स, राइट्स मतलब कौन, पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स, टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। उसको आप शॉर्ट में सट्टा कह सकते हैं। सट्टा, सट्टा वो वाला नहीं, बाजी लगाना वो वाला सट्टा नहीं जो आईपीएल उपीएल में चलता है ना, वो नहीं। यहाँ पे सट्टा का मतलब है एग्रीमेंट, एक पेपर होगा उस पर साइन करना, है ना। तो इस सिस्टम में होता क्या था, इस सिस्टम में होता यह था कि जो प्लांटर हुआ करते हैं ना, यानी कि जो खेती करवाने वाला है, वो किसानों को जबरन एक पेपर पे साइन करवाता था। और साइन में मेनली क्या होता होगा बताइए, आप लोग सोच के बताइए तो जरा। आप यहाँ तक पढ़ के आए हैं, आपको हम कंडीशन दे रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं। ठीक है, जो प्लांटर्स हैं, जो खेती करवाना है जिनको, वो किसानों को पकड़ते थे, जबरन एक पेपर के ऊपर उसका साइन लेते थे। अब आप सोच के बताइए कि वो साइन जो लेते थे उस एग्रीमेंट में, उसमें क्या लिखा हुआ हो सकता है, बताइए जरा। होगा कि मतलब जो भी तुम अपने लैंड पे करते हो कल्टीवेट, हम तुमको ले लेंगे और उसके लिए हम जितना पैसा देंगे तुमको उतना लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, क्लास 8 में आपको हर चीज़ नहीं बताया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं अनुमान, जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो सोच ही सकते हैं। हम लोग ये यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि प्लांटर्स किसानों से एग्रीमेंट पे साइन करवाता होगा, तो उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होगा कि जैसा कि अभी अजीत ने कहा, ये बोल रहा था अभी कि उसमें हो सकता है ये लिखा हुआ हो कि तुम जो इंडिगो उपजाओगे वो इंडिगो तुम हम ही को बेचोगे। पहला ये हो सकता है एग्रीमेंट में। दूसरा ये हो सकता है कि जो पैसा हम तुमको देंगे उसके बदले में, इंडिगो के बदले में, तुमको वो रखना पड़ेगा, सवाल जवाब नहीं करना पड़ेगा, है ना। तीसरा कारण मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि तुम मेरे लिए हर साल खेती करोगे, है ना। ये भी हो सकता है, अनुमान तो हम लोग लगा ही सकते हैं। और ये अनुमान सही भी लग रहा है हम लोगों को, कुछ गलत तो नहीं लग रहा है इस चैप्टर के हिसाब से, है ना। तो एग्रीमेंट में बेसिकली यही सब चीज़ लिखा हुआ रहता था, और वो यदि एक बार साइन कर दिया तो उसको वो मानना पड़ता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बोले, एग्रीमेंट बोले या फिर सट्टा बोले, बात सेम है। ठीक है, आगे। प्लांटर्स प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स। देखिए किसी भी गांव का जो हेड होता है, वहाँ का एक हेड मैन होता है, यानी कि किसी भी गांव का एक आदमी ऐसा जरूर होता है जो कि हेड होता है, प्रमुख होता है। उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, हेड मैन कहा गया है। और लगभग जो हेड मैन कहता है वो सारे गांव के लोगों को मानना पड़ता है ना। तो अंग्रेजों को लगा ना कि हर एक किसानों को बोलना तो बड़ा मुश्किल है, सभी के पास जाएंगे, सभी का साइन लेंगे, कोई नाकाकाची कर देगा, है ना, कोई मना कर देगा, कोई बहस कर लेगा, कोई लड़ाई पीट कर लेगा, तो मुश्किल वाला काम है। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि हर एक गांव के हेडमैन को पकड़ो और उनसे साइन करवा लो सभी के बिहाफ में। यानी कि यदि विलेज का हेडमैन साइन कर दिया, इसका मतलब कि गांव के सभी लोगों ने साइन कर दिया, है ना। तो वो क्या करते थे, गांव के हेडमैन को पकड़ते थे, कहते थे कि इसमें साइन कीजिए बस। यदि वो एक बार साइन कर दिया तो सारे गांव के लोगों को वो मानना पड़ेगा जो कि उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंग्रेज बड़ा चालाक आदमी था ना, बड़ा चालाक आदमी था, लालची तो था ही था, बड़ा चालाक भी था वो। आगे बढ़ते हैं फिर। यदि चालाक नहीं होता ना तो 200 साल तक राज भी नहीं कर पाता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, जो हेडमैन विलेज का साइन करता था एग्रीमेंट पे, गॉट कैश एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। जो गांव का हेडमैन एग्रीमेंट पे साइन कर देता था, उस गांव के हेडमैन को साथ ही साथ सारे गांव के लोगों को अंग्रेज क्या करते थे, यानी कि प्लांटर्स क्या करते थे, पैसे देते थे एडवांस में, लोन के तौर पे। लो पैसा लो, खेती करो, किसका, केवल और केवल इंडिगो का। और चूंकि तुम एग्रीमेंट में साइन कर दिए हो तो तुमको बेचना भी हम ही को है ना। तो बड़ा ही कम इंटरेस्ट रेट पे उसको लोन देता था, गांव वाले लोगों को लोन
देता था और गांव वाले लोगों को मजबूरन खेती करना पड़ता था, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ तक तो हो गया हमारा। द लोन कमिटेड द राइट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द लोन कमिटेड द राइट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि यदि किसी इंसान के पास 10 बीघा जमीन है, कितना है, यदि उसके पास 10 बीघा जमीन है तो 10 बीघा का 25% जमीन पे उसको इंडिगो का खेती करना ही करना है, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता था। उसके अलावा जो आपका 75% लैंड बचा उस पर आप कुछ भी कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है, ऐसा अंग्रेज कहता था, उसका एग्रीमेंट ऐसा कहता था। ठीक है, मान लीजिए यदि एक गांव है, उस गांव में यदि 1000 किसान रहता है, ठीक है, और यदि 25% ही यदि इंडिगो का खेती हो तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो कंपलसरी था कि आपको अपने ज़मीन के 25% हिस्से पर आपको इंडिगो का खेती ही करना है, उसके अलावा उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आपका 75% बचा उस पर आप कुछ भी कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है, अंग्रेजों का ये कहना था, उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होगा उस समय पे। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop। इसके साथ ही साथ अंग्रेज लोग जो प्लांटर हुआ करते थे वो लोगों को लोन तो देते ही थे एडवांस पे कि लो पैसा लो खेती करो, इसके साथ ही साथ वो लोग बीज भी देते थे। सोचो, बीज भी देते थे, साथ ही साथ ड्रिल भी देते थे। ड्रिल मतलब ऐसा औजार भी देते थे जिससे कि आप आसानी से उस बीज को बो सकें, है ना। तो याद रखिएगा, अंग्रेज लोग किसानों को पैसे देते थे, सीड देते थे, इसके साथ ही साथ ड्रिल मशीन देते थे, है ना, यानी कि औजार देते थे कि लो और जाके खेती करो, है ना। देखो, अंग्रेज केवल ये चाहता था कि हर हाल में बस हमको इंडिगो मिल जाए, इतना तो औजार, पैसा, सीड अंग्रेज दे दिया। अब यहाँ पे कल्टीवेटर का काम क्या होता था, यानी कि किसानों का काम क्या होता था, किसानों का काम होता था कि प्रिपेयर द सॉइल, मिट्टी को तैयार करो, यानी कि मिट्टी का जुताई करो, उसको एकदम पूरा फसल बोने लायक बनाओ, सोड दी सीड, बीज को बो, इसके साथ ही साथ उस फसल का देखभाल करो, देखभाल करने के बाद उसका कटाई छटाई पैकिंग वैकिंग जो करना है सब करो, और पैक करने के बाद जाके अंग्रेजों को दे दो, है ना। अब अंग्रेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बदले में आपको कितना पैसा मिलेगा, अंग्रेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप नहीं बोल सकते हैं कुछ, है ना, ऐसा था सिस्टम। आगे बढ़ते हैं फिर, कहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया ना। आगे, when the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the right and the cycle started all over again। एक बार खेती किया, खेती करने के बाद इंडिगो तैयार हो गया, उस इंडिगो को जब एक बार प्लांटर को दे दिया तो प्लांटर यानी कि जो अंग्रेज था वो इंडिगो ले तो लिया, दोबारा तुरंत उसको उसी समय लोन दे देता था, दोबारा फिर से लोन लो, फिर से खेती करो, यानी कि तुरंत खेती करके हमको इंडिगो दो और तुरंत लोन लो, फिर करो, फिर लोन लो, फिर करो, फिर लोन लो, यानी कि जो लोन वाला सिस्टम था ये हमेशा चलता रहता था, है ना। लोन इसलिए देता था ना कि ताकि हमको बार बार इंडिगो मिलता रहे, बस यही मकसद था उनका, और कोई मकसद नहीं था। ऐसा वो कभी नहीं चाहता था कि लोन के पैसों से इंडिया के लोगों का भलाई हो जाए, कभी नहीं चाहता था वो, केवल ये चाहता था कि हमको बस इंडिगो मिलता रहे, मिलता रहे। तो तुरंत वो फसल लिया इंडिगो, वो तुरंत लिया, तुरंत लोन दे दिया, ठीक है। तो ये सिस्टम उस समय पे हमेशा हमारा लगातार चलता रहता था। द प्राइस गोट द पीजेंट्स फॉर द इंडिगो द प्रोड्यूस वाज वेरी लो एंड दिस साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड। सोचो, तो जो उनको पैसा मिलता था उनके इंडिगो के बदले में वो बहुत कम था, इतना कम था कि वो लोन भी नहीं चुका सकता था। जो लोन वो देता था ना अंग्रेज उसको कि लो भाई पैसा लो लोन के तौर पे और खेती करके हमको बाद में दे देना, तो वो इतना कम उनका इंडिगो के बदले में उनको प्राइस मिलता था किसानों को कि वो लोन भी चुकता नहीं कर पाता था। सोचो, और बार बार वो लोन दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। अब जब जब वो लोन दे रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तब तब वो लोन में फंस रहा है ना। इससे क्या होता था, लोग कर्ज में डूबे जाते थे, और इससे होता यह था कि किसान लोग सुसाइड कर लेते थे अंग्रेजों के डर से कि हमारे ज़मीन को हड़प लिया जाएगा, हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा,
है ना। तो सुसाइड भी लोग करते थे उस समय पे। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक हो गया। इंडिगो हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि इंडिगो का जो खेती होता है ना वो बड़ा ही मेहनत वाला होता है, साथ ही साथ मिट्टी में जितना भी फर्टिलिटी होता है वो सारे फर्टिलिटी को वो एकदम सोख लेता है, एकदम अपने अंदर वो ले लेता है, जरा सा भी वो फर्टिलिटी मिट्टी में बचने नहीं देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिगो हैड डीप रूट्स, मतलब कि इंडिगो का जो खेती होता है उसका जड़ बहुत अंदर तक होता है, और जड़ अंदर तक होने के कारण एंड इट एग्जॉस्टेड इज सॉइल रैपिडली। क्या वो मिट्टी को एग्जॉस्ट करता है? नहीं। यहाँ पे लिखने का उसका मतलब है कि मिट्टी में जो फर्टिलिटी है उसका पूरी तरीके से एकदम उसको निचोड़, एकदम उसका निचोड़ लेता है, उसको पूरा फर्टिलिटी को सोख लेता है वो। समझ के बात को? आगे, आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी एबल टू सोन विथ राइस। यानी कि यदि आपने खेत यानी आपने अपने ज़मीन पर इंडिगो का खेती किया तो आप दोबारा उस पे जो है ना चावल का खेती कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो मिट्टी में उपजाऊपन था, जो फर्टिलिटी था, वो सारा का फर्टिलिटी कौन ले लिया? इंडिगो ले लिया। जब इंडिगो आपका फर्टिलिटी ले ही लिया तो क्या राइस को फर्टिलिटी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अब जब उसको अच्छा फर्टिलिटी मिला ही नहीं, उसको अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स मिला ही नहीं मिट्टी से, तो क्या चावल का खेती अच्छी तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमने आपको कहा था उस समय पे भी कि इंडिगो का खेती हो गया, फिर से चाय का खेती हो गया, फिर से ओपियम हो गया, शुगर केन हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सारे का जो खेती होता है ना बड़ा ही मेहनत वाला होता है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा मिट्टी के फर्टिलिटी को सोख लेता है ना, अपने अंदर सक कर लेता है वो। समझ गए बात को? और यदि आप उसको एक बार खेती किए तो कम से कम आपको 1 से 2 साल उसको बंजर छोड़ना पड़ेगा ताकि उसमें फर्टिलिटी दोबारा आ जाए, है ना। तो एकदम ज़मीन जो है ना तब बंजर बन जाता है एकदम, यदि आप इस चीज़ का खेती करते हैं तब। लेकिन आज भारत में इंडिगो का खेती ना के बराबर होता है, क्योंकि यदि आप इंडिगो का खेती करेंगे तो भारत के लोग भूखे मर जाएंगे। क्योंकि यदि आप इंडिगो का खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ना चावल का खेती कर पाएंगे, ना आप गेहूँ का कर पाएंगे, ना आप किसी और मक्का का कर पाएंगे, किसी भी चीज़ का आप खेती नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आज आपको इंडिगो जो है ना वो प्योर नहीं मिलता है, आपको मिलता है वो डिब्बा वाला जो कि फैक्ट्री में बन के आता है। समझ गए बात को? तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, यहाँ तक में कोई डाउट? तो ये था हमारा पूरी तरीके से रायती सिस्टम। रायती सिस्टम क्या था ये आपने जान लिया, और रायती सिस्टम में किस प्रकार का समस्या लोगों को था ये भी आपने यहाँ पे जान लिया। समझ में आ गया बात? तो रायती सिस्टम क्या था ये आप बता देंगे? रायती सिस्टम में क्या समस्या था ये भी आप जान लेंगे, बता देंगे? रायती सिस्टम में मेनली समस्या यही था कि किसान को ये लोग लोन देते थे, लेकिन लोन के बदले में जो ये लोग अनाज उपजाते थे उनका इनको पूरा प्राइस अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता था, है ना। इसके वजह से ये लोन में ही डूबे हमेशा रहते थे। समझ के बात को? चलिए, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। तो इस टॉपिक से आपको रायती सिस्टम और रायती सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था ये भी आपको समझ में आ गया। अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।